नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से चैनल में स्वागत है। ज़रा इन सवालों को, ऑब्जेक्टिव सवालों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। फिर आपको मैं कुछ सब्जेक्टिव सवाल भी दिखाऊंगा। फिर हम लोग शुरू करेंगे आज का वीडियो। सवाल क्या पूछा है? निम्न से कौन सी वृक्ष की शाखा के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली का दर्शाता है? वृक्ष की शाखा के समान कौन सा अपवाह का प्रतिरूप प्रणाली होता है? बहुत सारे लोग आप में से पढ़ चुके होंगे ये सब कुछ, लेकिन ये सवाल हल करने में आपको कठिनाई आएगी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। या फिर अगला कौन सा है? वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑब्जेक्टिव है ये सारे। सब्जेक्टिव पर आएंगे तो क्या पूछा जाएगा? सबसे पहला उदाहरण, सबसे पहला सवाल, जल विभाजक का क्या कार्य है? जल विभाजक किसको कहा जाता है? उदाहरण सहित लिखिए। भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? उदाहरण सहित लिखिए। छोटा छोटा सा सवाल है ये, मेंस में भी पूछा जा सकता है, स्मॉल में, छोटे वाले जो फॉर्मेट होते हैं आजकल बीपीएससी में जो आया है उसमें पूछा जा सकता है। सिंधु और गंगा नदियां कहाँ से निकलती हैं? बताइए इसको। देखते हैं कितने सारे लोग आप में से कर सकते हैं इसको। अगला क्या है? अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए, कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं। तो आपको तो एक अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हम लोग कौन सा चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं। तो अपवाह तंत्र को आज पढ़ेंगे। थोड़ा सा गैप हो जाता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ये गैप। जो आपको एनसीईआरटी में पढ़ाता हूँ उसमें वीडियो लाने में गैप हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है आजकल इन चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल भी हो गया है, इसलिए मैं नहीं कर पाता हूं। लेकिन मैं पूरी कोशिश में हूं कि मैं आपको जल्द से जल्द पूरे 9th 10th 11th 12th का कंप्लीट करवा दूं। ओके, तो चिंता मत कीजिएगा, धीरे धीरे कभी कभी समय लग जाता है, लेकिन मैं कंप्लीट ज़रूर करवाता हूं। ओके, अपवाह तंत्र चैप्टर है, पीटी और मेंस के लिए ज्योग्राफी का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से पीटी और मेंस में सवाल की गारंटी होती है। एक सवाल कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी हो, यूपी का हो, उसमें एक सवाल की गारंटी होती है अपवाह तंत्र से। नदी, झील, समुद्र, इनसे एक सवाल पूछा ही जाता है। तो इसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। जल विभाजक वगैरह सबको भी समझाऊंगा मैं। और आंसर राइटिंग जिन लोगों को नहीं आता है उनके लिए एनसीईआरटी रामबाण है। एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ने की आदत डालिए और इसके सवालों को लिखने की आदत डालिए। आंसर राइटिंग आप अपने आप ही सीख जाएंगे। ओके, अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अब नदी तंत्र पर रुक जाइए। मैंने हमेशा बोला है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने का मतलब क्या होता है कि भाई उसके लाइन के बीच की जो चीज़ें हैं जो नहीं लिखी उसको समझना। नदी तंत्र की जब भी बात आएगी, नदी प्लस सहायक नदी प्लस सहायक की सहायक नदी, वो सब कुछ मिलाकर नदी द्रोणी का निर्माण करते हैं। नदी तंत्र बनता है पूरा का पूरा। भारत की जितनी नदियां हैं उन सबको जिस दिन जोड़ दिया जाएगा तो सारा का सारा एक नदी तंत्र हो जाएगा। नदी जोड़ो परियोजनाएं चलती हैं, बहुत सारी परियोजनाएं चलती, बहुत सारी नदियां आपस में खुद ही जुड़ी हुई होती हैं, तो एक पूरे नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। वो गंगा नदी तंत्र का नाम आपने सुना होगा। तो ये सब क्या है? नदियों के तंत्र होते हैं, इसमें सहायक नदियाँ ये सब कुछ मिलकर वो बनाती हैं। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं और एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। कई सारी ऐसी नदियां हैं जो झील में अपना पानी गिराती हैं। कैस्पियन सागर का नाम सुना होगा आपने, दुनिया का सबसे बड़ा खारा पानी का झील है। इतना बड़ा है ये कि इसको कह दिया गया है सागर का ही, कैस्पियन सागर। इसके अगल बगल के देश जरा देख के रखिएगा। इसमें वोल्गा नदी गिरती है जो यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी जो वोल्गा है वो किसी समुद्र में नहीं गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। ओके, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक उसका अपवाह द्रोणी कह दिया जाता है। जैसे गंगा नदी है तो गंगा में उत्तराखंड के नदियां आती हैं, हिमाचल की नदियां भी सहायक होकर आ जाती हैं, यूपी की, राजस्थान की, एमपी की, उसके बाद से और भी कहीं की नदियां आ सकती हैं, वो सब मिलकर गंगा नदी मिल जाती है। सारा का सारा क्या कहलाएगा? गंगा नदी का अपवाह का द्रोणी कहलाएगा। अब आप एक काम करेंगे, अब आप सर्च करेंगे गंगा नदी का अपवाह द्रोणी में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। गंगा, उसकी सहायक नदियां जहां जहां से गुजरती होंगी वो सब गंगा नदी के अपवाह तंत्र में शामिल होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्या है भाई? तो मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी या अववाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं, तो इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहा जाता है। जैसे ये देखिए, ये एक अलग जल है, ये एक अलग जल है। अब इन दोनों द्रोणियों को अलग कर दिया तो ये बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? जल विभाजक कहलाता है। जैसे दिल्ली जल विभाजक का काम करता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। भारत में अपवाह तंत्र, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते चलिएगा। नदियों के नाम आएंगे, फैक्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, सब कुछ हम लोग पढ़ते चलेंगे। भारत का अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्य रूप से भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। अब भारत की नदियों को हमने दो भागों में बांट लिया। अपना देश भारत विशाल भौगोलिक क्षेत्र वाला देश है। इसमें हमने बांट लिया कि भाई एक हो जाएंगी उत्तर भारत की हिमालयी नदियाँ, हिमालय की नदियाँ, और दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि दक्षिण भारत तीन भागों से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीप भी कहा जाता है, दक्षिण भारत को। तो प्रायद्वीप की नदियाँ, दक्षिण भारत की नदियाँ। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। अब दोनों नदी तंत्र अलग अलग है, तो दोनों के पानी का स्रोत भी अलग अलग होगा। अब हिमालय की जो नदियाँ होती हैं वो 12मासी होती है। 12मासी का क्या तात्पर्य होता है कि 12 महीने इनमें जल रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्लेशियर से पिघल कर इनमें सारे पानी आते हैं। लेकिन प्रायद्वीप की जो नदियां हैं वो 12मासी नहीं होती हैं। कुछ अपवाद हो सकता है, इसका अपवाद कावेरी नदी हो सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर ये मौसमी नदियाँ होती हैं। मौसमी नदी का मतलब जो मौसम बरसात वाला होगा उसमें तो इस नदियों में लबालब जल भर जाता है, बाकी समय ये नदियाँ सूखी हुई रहती हैं। ओके, भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदी एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियां 12मासी होती हैं। इन्हें वर्ष भर पानी भरा रहता है, क्योंकि इन्हें वर्ष के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम के द्वारा भी जल प्राप्त होता है। वर्षा के अतिरिक्त इनको हिमनद से भी जल मिलता है। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काट कर गौर्ज का निर्माण किया है। अब जरा यहाँ पर रुक जाइए। ये हिमालय क्षेत्र है। एक मिनट मैं हिमालय थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ। ये हिमालय क्षेत्र है। अब सिंधु नदी भी इसके पीछे से आती है बहकर, और ब्रह्मपुत्र नदी भी इसके पीछे से बहकर आती है। इन नदियों ने समय के साथ हजारों वर्षों में इस हिमालय को काट कर गौर्ज का निर्माण किया है, जो इस तरह की घाटियाँ होती हैं, और इस गौर्ज से बहते हुए वो आती हैं, हिमालय के पीछे के भाग से प्रवेश करती है अपने देश में। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति का स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, यही गौर्ज है। ये क्या है? ये गौर्ज है। नदियों ने काट कर इतना गहरा कर दिया इसको, नदियों ने समय के साथ इसको काट दिया है। ओके, गौर्ज का उदाहरण है सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इसी तरह के गौर्ज बनाकर प्रवेश करते हैं हिमालय के इस तरफ हिस्से में। ओके, अपवाह प्रतिरूप। अब देखिए, अपवाह प्रतिरूप से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अभी मैंने आपको एक ऑब्जेक्टिव दिखाया। अपवाह प्रतिरूप का मतलब होता है कि कोई एक नदी है, उसकी सहायक नदियाँ अलग अलग तरीके से मिलकर जहाँ से वो नदी निकल रही वहाँ से लेकर उसका मुहाना जहाँ तक है वहाँ तक में वो किस प्रकार की आकृति, किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप बना रही है। जैसे एक होता है द्रुमकाकृत अपवाह प्रतिरूप, जिसमें आप देख सकते हैं ये मुख्य धारा है और ये सहायक नदियाँ कहीं से भी आकर उसमें मिल रही हैं। एक और होता है जाली नुमा अपवाह प्रतिरूप। आपको दिख रहा होगा कि जाली जैसा आकार बना देती हैं ये सभी नदियाँ और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर। ये मध्य शिखर है, यहाँ से जब कोई नदी निकलती है इसको आर्यीय अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। इसका उदाहरण हो गया आपका अमरकंटक। अमरकंटक एक श्रेणी है जो बीच में ऐसा पहाड़ जैसा है, ऐसा बीच में पहाड़ जैसा है। इधर से एक नर्मदा नदी निकलती है और इधर से एक सोन नदी निकलती है जो बिहार की तरफ में चली जाती हैं। तो ये क्या है? तो ये है आपका आर्यीय प्रतिरूप का उदाहरण। ये आयताकार प्रतिरूप होता है। अलग अलग नदियों के प्रतिरूप होते हैं, अपवाह तंत्र के प्रतिरूप होते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको, समझाऊंगा भी, चिंता मत कीजिएगा। एक अपवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। प्रतिरूप का मतलब एक आकृति का निर्माण करती हैं। ओके, जो कि उस क्षेत्र के भूमि की ढाल, जलवायु संबंधी अवस्थाओं, अधः स्थल शैल संरचना पर आधारित वहाँ का चट्टान कैसा था, ढाल कैसा है उसका। जैसे यहाँ पर देखिए, ढाल इस तरफ था तो इधर बह गई, एक इधर बह गई, एक इधर बह गई। नदियाँ जहाँ से उद्गमित हो रही है उस जगह की बात हो रही है। यह द्रुमाकृत, जालीनुमा, आयताकार आर्यीय अपवाह प्रतिरूप। द्रुमाकृत प्रतिरूप तब बनता है जब धाराएं उस स्थान के भूस्थल के ढाल के अनुसार बहती हैं। जैसे ये वाला जो एग्जाम्पल, इसमें क्या है, ढाल इधर है तो इधर की तरफ में नदियां बहती 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 चली जाएंगी।
जब ढाल के अनुसार बहती चली जाएंगी तो उसको ध्रुमाकृत कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में इसी प्रकार से एग्जाम्पल देकर पूछ लेगा और आप वहाँ पर बोलेंगे कहाँ से सवाल पूछा, हमें पता ही नहीं था। यहीं से पूछता है, 9th का एनसीईआरटी है ये। इस प्रतिरूप के मुख्य धारा तथा उसकी सहायक नदियां एक वृक्ष की शाखाओं की भांति प्रतीत होती हैं। जब सहायक नदियां मुख्य नदी से समकोल पर मिलती है तब जाली नुमा प्रतिरूप का निर्माण होता है। सहायक नदियां मुख्य नदी से समकोण पर मिलती है तो जाली नुमा प्रतिरूप का उदाहरण होता है। समकोण पर मिलती है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मिलती है। जालीनुमा प्रतिरूप वहाँ विकसित होता है जहाँ कठोर और मुलायम चट्टानें समानांतर पाई जाती हैं। कहीं पर कठोर चट्टान होगा, फिर मुलायम चट्टान, फिर कठोर, फिर मुलायम। इससे क्या होगा, वहाँ पर जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण हो जाता है। आयताकार अपवाह प्रतिरूप प्रबल संधीय शैली भूभाग पर विकसित होते हैं। आर्य प्रतिरूप तब विकसित होता है जब केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचनाएं धाराएं विभिन्न धाराओं दिशाओं प्रवाहित होती हैं। मैंने सोन नदी और नर्मदा नदी का उदाहरण दिया है आर्य प्रतिरूप में, जहाँ पर क्या होती है, एक गुंबद नुमा से जगह से दो नदी निकलकर दो विपरीत धाराओं में बहने लग जाती है, अलग अलग धाराओं में बहती हैं, तो वहाँ पर आर्य प्रतिरूप का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार का अपवाह प्रतिरूप का संयोजन एक ही अपवाह द्रोणी में भी पाया जा सकता है। हो सकता है कि एक ही नदी जब चली हो तब उसका अपवाह ऐसा हो, आगे चलकर उसमें समकोण पर नदियाँ मिल गई हों, या जालीनुमा बन गई हो, या फिर धुमाकृत आकार से बन गई हो। ये धारा जो है ये ढाल के अनुसार बह रही हो, तो एक नदी द्रोणी में भी एक से ज़्यादा प्रतिरूप आपको दिख सकते हैं। अब यही लास्ट वाला लाइन ही मैं डाल दूं आपके स्टेटमेंट में कि एक नदी अपवाह प्रतिरूप में बहुत सारे का संयोजन दिख सकता है, तो वहाँ पर आप समझ ही नहीं पाएंगे कि किस भाषा में क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए एनसीईआरटी को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये, है ना। अगला क्या है, देखिए उदाहरण दिया हुआ एक नदी जहाँ से निकलती है, वहाँ से लेकर डेल्टा तक का उदाहरण दिया हुआ है। ये देखिए डेल्टा का निर्माण किया हुआ है, ये गोखुर झील है। ये हिमालयी नदियाँ का उदाहरण है। ये मध्य भाग है इसका, जिसमें सर्पिल आकार हो जाता है। नदी का स्रोत ये रहा। ओके, अन्य निक्षेपीन आकृतियों का निर्माण करती हैं। सिंधु नदी पे आ गए, ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। गंगा नदी के जो हिमालय की नदियाँ होती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। बीपीएससी का सवाल अब आपको दिखना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। प्रायद्वीपीय की नदियाँ मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली हैं, फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ में बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों की पहचान कर सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी की तरफ में बहती हैं। इन्होंने बोला है कि यूँ तो भारत में मैक्सिमम नदियाँ प्रायद्वीप में इस तरफ बहती हैं, लेकिन दो बड़ी नदी है जो इस तरफ बहती है। क्या आप उनका पहचान कर सकते हैं? तो पहली नदी है नर्मदा और दूसरी नदी है तापी। ये दोनों नदियाँ मध्य भारत की नदियाँ हैं और ये पूरब की तरफ में ना बहकर पश्चिम की तरफ में बहती हैं। बाकी जितने भी नदियाँ हैं, चाहे महानदी हो, उसके बाद से अगर मैं सही से मैप बनाकर दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर महानदी है, फिर आपका गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर कावेरी है। ये सभी नदियाँ पूर्व की तरफ में बहती हैं। हिमालय की नदियाँ सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी हैं। अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इसमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। ये नदी की विभिन्न अवस्थाओं को दिखाया गया है आपको, बीच की अवस्था में कैसी रहती है, अंत की अवस्था में कैसे। ये हिमालय की नदियाँ हैं। ओके, देखिए अगला क्या लिखा हुआ है। सिंधु नदी तंत्र के बारे में लिखा हुआ है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू, ये देखिए पूरा नदी तंत्र एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। ये भारत की सभी नदियों को लगभग दिखा दिया गया है इसमें। इससे बेहतरीन मैप नदी को लेकर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इससे बेहतरीन मैप नदी को लेकर नहीं मिलेगा आपको। एनसीईआरटी है ये, 9th का एनसीईआरटी है। 2015 वाला मेरा वर्जन है, आपका अलग हो सकता है। नया और पुराना में कुछ एक आध चैप्टर, कुछ सवालों का फर्क पड़ जाता है।
तो देखिए शुरू से लेकर ये सिंधु नदी है, ये गंगा नदी आपको दिख रही है, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी दिख रही है, ये महानदी उड़ीसा में है। यहाँ पर आपको गोदावरी और कृष्णा नदी दिखेगी, यहाँ पर कावेरी नदी दिख रही है, ये नर्मदा नदी बह रही है इधर, ये तापी नदी बह रही है इधर, और यहाँ पर कृष्णा नदी यहाँ से ब्रह्मगिरी से निकलकर इधर आ जाती है, और कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, और कावेरी जो है वो ब्रह्मगिरी से निकलती है। कर्नाटक में इसका मुहाना है और यहाँ पर आकर डेल्टा बनाती है। ये पूरे भारत के नदी तंत्र का इससे बेहतरीन मैप आपको नहीं मिलता है, तो इसको ज़रा ज़रूर रखिएगा। हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए जिससे आपको मदद मिले। काफ़ी देर से मैंने स्क्रीन पर दिखाया भी है, तो स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग कि सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के लद्दाख ज़िले से प्रवेश करती है। अब तो जम्मू कश्मीर का लद्दाख नहीं है, अब तो लद्दाख में प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज का मतलब वही खाड़ी, इस तरह से खाड़ी यहाँ से बह रही है ये नदी। ओके, इसी तरह बहुत सी सहायक नदियाँ हैं जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा इस नदी में मिलती हैं। इन सभी का नाम ध्यान में रखना है, ये सब के सब लद्दाख के आस पड़ोस में इनमें जाकर मिल जाती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती हैं। जैसे हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है, उसी प्रकार से सिंधु कहाँ पर निकलती है, तो अटक में। ओके, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंधु नदी मिल जाती है। ये सब के सब पीटी फैक्ट हो गया आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ में बहती है और अंत में कराची से पूर्व ओर अरब सागर मिल जाती है, जाकर कराची के पास पाकिस्तान में ये अरब सागर में गिर जाती है, अपना मुहाना बनाती है। कौन, तो सिंधु नदी तंत्र। ओके, सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत ही धीमा है। सिंधु नदी द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब और शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी है सिंधु नदी, 2900 किलोमीटर लंबी है। गंदे पीसीएस वाले फैक्ट यही वाला पूछ लेंगे, बहुत ही गहरा फैक्ट होता है। ये लंबाई कौन याद रखता है, लेकिन ध्यान में रखिएगा 2900। गंगा की लंबाई है 2525 लंबाई है गंगा की। सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है, 2900 किलोमीटर लंबी है। सिंधु नदी समझौता भारत पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हुआ है। सिंधु नदी जल समझौता के अनुसार 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रकरण के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। हम केवल और केवल सिंधु नदी का 20% जल का ही उपयोग करते हैं। बाकी जल किसके पास जाता है, तो पाकिस्तान के पास जाता है। उसकी पूरी इकॉनमी बंद हो जाएगी अगर हम सिंधु नदी पर बांध बना देते हैं सही ढंग से। तो इसलिए वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 1960 ईस्वी में वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की थी। पाकिस्तान और भारत के बीच में सिंधु नदी को लेकर समझौता हुआ है। गंगा नदी तंत्र, गंगा के मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमालय से निकलती है और अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे, देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, ये देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम हो रहा है। देवप्रयाग बहुत ही खूबसूरत जगह है घूमने के लिए उत्तराखंड में। ये देखिए यहाँ पर कौन सी की नदी, तो भागीरथी और अलकनंदा नदी मिल जाती है यहाँ पर। ओके, और गंगा नदी का निर्माण होता है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरिद्वार के पास में पहली बार मैदान में उतरती है, इसलिए हरिद्वार में पानी का करंट जो रहता है, धारा, वो बहुत ही तेज़ होती है। अगर आप सही ढंग से डुबकी लगाएंगे तो थोड़ी दूर आगे निकलेंगे पानी में से। पिछले साल भी मैं गया था तो मैं आपको बता रहा हूँ, और पानी साफ़ रहता है हमेशा, और पानी की गहराई बहुत कम होती है हरिद्वार वगैरह में। घुटने पर पानी में बैठ के डुबकी लगाना पड़ सकता है आपको, बिना मौसम में जाएंगे तो, है ना। जैसे इस प्रकार अभी के मौसम में पानी कम रहता है। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, बहुत तेज़ करंट होता है। क्यों करंट होता है वहाँ पर तेज़, क्योंकि ढाल पर है वहाँ पर पानी, पर्वत से निकलकर पहली बार ज़मीन पर आ रही है, इसलिए बहुत तेज़ करंट होता है इसमें। जगह जगह जंजीर लगे होते हैं नहाने के लिए। तो क्यों लगा होता है, क्योंकि पहली बार क्या हो रहा है वहाँ पर, तो मैदान में प्रवेश कर रही हैं। कभी भूलेंगे नहीं आप। ओके, हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। इन सभी नदियों के मुहाने और इनके कहाँ से उत्सर्जित हो रही हैं, ये सबको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ओके, यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। ये गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा मिल जाती है।
हिमालय से निकलने वाली एकमात्र नदी है यमुना, जो हिमालय से निकलने के बाद भी गंगा जी में दाएं तरफ से मिलती है। बाकी सभी नदियां हिमालय से निकलने वाली गंगा में बाएं तरफ से मिलती है। यमुना एकमात्र नदी है जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है और हिमालय से निकलने के बावजूद गंगा जी में दाएं तट से आकर मिलती है। ओके, आगे बढ़ें, ये सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। घाघरा, गंडक और जहाँ जहाँ पर गंगा नदी में कोई नदी मिलती है उसको प्रयाग कहा जाता है। प्रयाग कहा जाता है, प्रयाग। कुल 10 प्रयाग हैं पूरे देश भर में, कुल 10 प्रयाग हैं। प्रयागों का राजा किसको कहा जाता है? क्योंकि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी प्रयागराज में आकर मिलती है, इसलिए इलाहाबाद को प्रयागों का राजा कहा जाता है। कुल टोटल 10 प्रयाग। अभी देव प्रयाग का मैंने आपको फोटो दिखाया, क्यों? क्योंकि वहाँ पर 2 नदी मिल रही थी। गंगा में जब भी कोई सहायक नदी मिलती है तो उसको प्रयाग कहा जाता है, ये चीज़ ध्यान में रहेगा। आगे बढ़ें, वो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बोरिंग ना लगे लेक्चर, है ना। बाकी देखिए ये सब फैक्ट हैं और फैक्ट पीटी मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ेंगे ना 10 महीने, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ बीपीएससी के बारे में सोचिएगा भी मत कभी भी, या यूपीएससी के बारे में। ये खेल नहीं होता ये एग्ज़ाम। इस देश में एक ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकालना कठिन है। आपको एसडीएम या डीवाईएसपी का पद मजाक में नहीं दिया जाएगा। जब तक आप उस काबिल नहीं होंगे, भले ही आप कितना भी बोलेंगे मैं स्मार्ट हूँ, मैं ये स्मार्ट वर्क करता हूँ, करती हूँ, जब तक आप एग्ज़ाम में लिखना नहीं आएगा, आपको फैक्ट याद नहीं होगा, आपको सेलेक्ट नहीं करेगा। भले ही आप कितने भी अमीर हों, कितने भी गरीब हों, कोई मायने नहीं रखता। बड़ा ही ब्रूटल होता है ये एग्ज़ाम का प्रोसेस, सिविल सर्विसेज का। पीटी मेंस इंटरव्यू में जाएंगे, वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, फिर से पूरा सिस्टम शुरू करो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपके पास अगर अटेम्प्ट बचा हुआ है, समय है अभी 10 से 11 महीने का, तो अगर उसमें जी जान लगाकर आपने कोशिश नहीं की ना, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ 2025 के पीटी का वेट करेंगे, ठीक ना। यही प्रोसेस ही है, इसमें कोई स्पून फीडिंग या पुचकार के बच्चों जैसे पढ़ाना नहीं होता है। ये चीज़ भले ही बोरिंग लग रहा हो आपको, लेकिन पढ़ना तो आपको ये पड़ेगा ही। नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पास होंगे, है ना। ये इतना सिंपल सा चीज़ है, क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे लगता है कि झूठ बोल के बच्चों को पुचकारने से अच्छा हो तो उनको सच बता देना उनके मुंह पर। आप अगर मेहनत नहीं करेंगे 10 महीने, तो 10 महीने बाद आप सोच भी नहीं सकते कि आपका पीटी निकल जाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि पीटी अब पहले वाला नहीं रहा, ना तो मेंस पहले वाला। अभी मेंस का पेपर होगा ना जनवरी में, दिखाऊंगा आपको, पसीने दिन में छूटेंगे जनवरी महीने में आपके, मैं गारंटी लेता हूँ इसकी, पेपर देख के, ठीक ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मेहनत करके पढ़िए, दुनियादारी भूल भार कर पढ़िए अगर वाकई एग्ज़ाम देना है तो, नहीं तो मत पढ़िए, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है गंगा के कारण से, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। बाढ़ का एक फ़ायदा भी है। क्या फ़ायदा है? इसका एक फ़ायदा है कि बाढ़ के साथ हर साल नवीन जलोढ़ मिट्टी प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण से उत्तर भारत का जो मैदान है ये दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है। तो हर बुरे चीज़ में से एक अच्छा चीज़ निकल कर आता है, बस देखने का नज़रिया अलग होना चाहिए, है ना। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा और सोन हैं। ये अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि नदियां कैसे और कहाँ गंगा में मिलती हैं। एक बार देखिएगा, अर्धशुष्क यानी कि चंबल, बेतवा और सोन। अब आपको क्या करना है, सिंध, चंबल, बेतवा, केन, इन सभी नदियों को पश्चिम से पूर्व की तरफ में सीक्वेंस में लगाकर रख लेना है, या पूर्व से पश्चिम की तरफ में। यूपीपीएससी एग्ज़ाम 2019 उसमें पूछा गया था इसके बारे में, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर इसको करके रख लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके। बाएं तथा दाहिने किनारे के सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में, बाएं नदियां भी सबसे बहुत सारे जल मिल रही है, दाएं से भी बहुत सारे जल मिल रही। अब गंगा नदी पूरा जल से लबालब होते हुए कहाँ बहती है, तो पूर्व की दिशा की तरफ, पश्चिम बंगाल फरक्का तक बहती है। गंगा का डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यह नदी 2 भागों में बढ़ जाती है, भागीरथी, हुगली, जो इसकी वितारिका है। हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर है, आपको पता ही होगा, दक्षिण की तरफ में बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। मुख्य धारा इसकी
दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। कहाँ पर? तो बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानी जाती है। और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने के पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। और यहाँ पर बंगाल टाइगर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। जो मछली का शिकार भी कर लेते हैं वो टाइगर है ना। सुंदरबन डेल्टा के नाम वहाँ पर पाए जाने वाले सुंदरी पादप, सुंदरी नामक एक मैंग्रोव होता है। मैंग्रोव का नाम तो जानते होंगे, खारे पानी में उगने वाला पेड़ पौधा। और सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं जो खतरनाक टाइगर होते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। 2525 किलोमीटर मानी जाती गंगा की लंबाई। क्या आप गंगा नदी का अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं? अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक पर स्थित है। जल विभाजक यानी कि इधर का जल का तंत्र अलग है, इधर का जल का तंत्र अलग है, बीच में कोई ऊंचा सा जगह है। तो अंबाला शहर यही शहर है। अंबाला नामक जो जगह है पंजाब में, वो सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच में विभाजक का काम करती है। इसको ध्यान में रखेंगे आज के बाद, कभी भी ये पीटी फैक्ट पूछा जा सकता है आपसे। अंबाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर है, परंतु इसकी ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट 1 मीटर से कम है। यानी कि ये जो मैदान है इसमें ढाल बहुत कम है, गंगा के मैदान में ढाल बहुत कम है। अंबाला से और पश्चिम बंगाल तक 1800 किलोमीटर की लंबाई में मात्र 300 मीटर की ऊंचाई का फर्क है यहाँ से यहाँ तक में, है ना। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प होते हैं। अब देखिए, जहाँ पर ढाल बहुत तीव्र होगा वहाँ पर नदियाँ ऐसे भाग जाएंगी, लेकिन जहाँ पर ढाल बहुत ही कम होगा वहाँ पर नदियाँ इस प्रकार से चलती हैं। इसलिए इसमें विसर्प बहुत ज़्यादा बनता है। अगर आप जूम करके देखेंगे, गूगल मैप खोल लीजिए, उसमें गंगा नदी को देखिए तो आपको विसर्प दिखेगा, स्पष्ट रूप से विसर्प दिखेगा। इस प्रकार से नदियाँ बहती हुई दिखेंगी। ओके, ये क्यों होता है? क्योंकि ढाल बहुत कम है यहाँ पर। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु और सतलज स्रोत के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। सिंधु और सतलज जहाँ से निकलती है उसी के बगल से ब्रह्मपुत्र भी निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसके मार्ग भारत से बाहर स्थित हैं अधिकतर। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। जैसे ये हिमालय है तो ये नदी इस प्रकार से बहती है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के पास में ये ऐसे घूम के भारत में प्रवेश कर जाती है। इसलिए समानांतर हो गया ना ये लाइन एक दूसरे के। तो हिमालय के समानांतर बहती है ये, भारत के उधर वाले इलाके, चीन के इलाकों में बहती है ये, तिब्बत का इलाका है मुख्य रूप से। यहाँ पर ये नदियाँ इस प्रकार समानांतर बह के फिर ऐसे घूम के ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर प्रवेश करती है? तो भारत में प्रवेश करती है। नामचा बरवा शिखर 7757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू आकार, ये दिख ही रहा है आपको, यू आकार का मोड़ लेते हुए भारत में प्रवेश करके अरुणाचल प्रदेश से गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। वही गॉर्ज यहाँ पर खाड़ी जैसा बड़ा सा बनाएंगी। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से। तथा दिबांग, लोहित, केनुला और दूसरी सहायक नदियाँ इससे आकर मिलती हैं। असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। ये सब की सब नदियाँ मिल जाती हैं इसमें और ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पीटी के लिए। तिब्बत एक शीत व शुष्क क्षेत्र है। शुष्क क्षेत्र का मतलब वहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि हिमालय के पीछे का भाग है। यहाँ इस नदी में जल व सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से गुजरती है। भारत में क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में खूब वर्षा होती है इसलिए इसमें सिल्ट बहुत सारे हो जाते हैं। यहाँ नदी जल में सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। अब देखिए, हिमालय के पीछे वाले भाग में वर्षा नहीं होती है इसलिए वहाँ पर सिल्ट नहीं है, लेकिन हिमालय के इस भाग में चूँकि वर्षा खूब होती है इसलिए यहाँ पर सिल्ट पाए जाते हैं। और सिल्ट के कारण से क्या होता है, इससे बहुत सारे गाद वगैरह आपको दिख सकते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है? असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं से बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत सी नदी द्वीपों का निर्माण करती है। नदी द्वीप का मतलब है नदी बह रही है उसके बीच में द्वीप है, जैसे माजुली द्वीप। अब सुनिएगा ध्यानपूर्वक, माजुली द्वीप एशिया के सबसे बड़े नदी द्वीपों में से एक है। ये पूरा पूरा नदी का द्वीप का इलाका है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में इलाका है। जैसे पटना के पास राघोपुर का द्वीप है गंगा नदी में, राघोपुर एक छोटा जगह है गंगा नदी में, द्वीप का क्षेत्र है वो, है ना, गंगा नदी का बीचों बीच का थोड़ा सा क्षेत्र है। तो ये जो माजुली द्वीप है, ये माजुली द्वीप कहाँ पर है? तो ये एशिया के सबसे बड़े नदी द्वीपों में से एक है और ये असम में है। माजुली द्वीप बीच में द्वीप है, चारों तरफ नदियाँ बह रही हैं इसके। ओके, क्योंकि आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है तो यही द्वीप है जिसका नाम क्या है? माजुली द्वीप इसका नाम है।
प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है और बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश से बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। हद से ज़्यादा बाढ़ आता है ब्रह्मपुत्र नदी में। काजीरंगा जैसे जो नेशनल पार्क है वो भी डूब जाते हैं कई बार। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये इसको इन नदियों से अलग बनाती है क्योंकि भारी बारिश होता है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे के इलाकों में, इसलिए आस पड़ोस के पहाड़ से मिट्टियाँ बह बह कर कहाँ पर आ जाती हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी में आ जाती हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में है, ये पहाड़ है चारों तरफ, है ना। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है और इसी कारण से इसमें बाढ़ भी खूब सारे आते हैं, क्योंकि इसकी नदी की धारा ब्लॉक हो जाती है। वर्षा के कारण गाद इतने सारे आते हैं इस नदी में कि ये ब्लॉक हो जाती है पूरी पूरी, है ना। अब चलते हैं प्रायद्वीपीय नदी पर। दक्षिण भारत की नदियों को पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर भारत की नदियों में कुछ अंतर है जो मैंने बता दिया, 12मासी होती हैं, और भी कुछ अंतर है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आज मैंने सवाल नहीं दिया इस वीडियो बनाने के चक्कर में लिखने के लिए, क्योंकि अकेले ही अभी ये मैनेज कर रहा हूँ सारा कुछ, तो इसलिए समय लगता है ना। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित हैं। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, पश्चिमी घाट से निकलकर जो पूर्व की ओर बहती हैं वो सब के सब डेल्टा का निर्माण करेंगी, लेकिन प्रायद्वीप की नदियाँ जो पश्चिम की तरफ में गिरेंगी वो सब एस्चुरी का निर्माण करेंगी। अब इन दोनों में अंतर ही मैं बता दूंगा आपको, चिंता मत कीजिएगा। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा और तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ में बहती हैं, और ज्वार नद मुख, इसको एस्चुरी कहा जाता है इंग्लिश में, ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं भारत में पश्चिम की तरफ में बहने वाली। इधर जो बनेंगी वो एस्चुरी का ज्वार नद मुख बनाएंगी और इधर डेल्टा बनाएंगी, क्योंकि ये कोई ढाल, तीव्र ढाल से नहीं आ रही, इसलिए इनके मुंह के पास गाद जमा हो जाता है। ये बहुत ही तीव्र ढाल से गिरती है, इसलिए इनके मुंह के पास गाद जमा नहीं होता। इसमें समुद्र का पानी आसानी से प्रवेश कर सकता है, इसलिए यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण होता है। बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह द्रोणीय आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। जैसे उत्तर भारत की नदियाँ आपको बड़ी बड़ी दिखी हैं, विशाल, चौड़ाई भी उनकी इधर से उधर। पटना में गंगा नदी की कितनी चौड़ाई होगी, 2.5 किलोमीटर के लंबे लगभग चौड़ाई है, जबकि प्रायद्वीप की जो नदियाँ होती हैं कुछ मीटर वो चौड़ी होती हैं मात्र, है ना। क्यों? क्योंकि वो पठारों के बीच से काट कर बहती है। वो पुरानी नदियां हैं, वो स्थिर हो गई है, वो नदियां बहुत पहले से बह रही, वो पुरानी नदियां हैं, वो स्थिर हो चुकी हैं, अपने जगह को प्राप्त कर चुकी है, उससे ज़्यादा गहराई वो नहीं जा सकती हैं, है ना। अब नर्मदा नदी को पहले पढ़ेंगे हम। ऊपर से शुरू कर रहे हैं, नदियों में सबसे पहले नर्मदा, उसके बाद नीचे की तरफ में बढ़ते जाएंगे। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी के निकट है। यहीं से सोन नदी भी निकलती है। ये पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में 2 घाटियां हैं, उसके बीच से बहती है। ऊपर बिंद है, नीचे सतपुरा है, इन्हीं के बीच से बहती हैं। ऊपर बिंद के श्रेणी है, नीचे सतपुरा के श्रेणी है। ऊपर बिंद, नीचे सतपुरा, बीच में नर्मदा नदी बहती है। इतनी बार मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि सवाल पूछा गया यूपीएससी में, बीपीएससी में, सब जगह पूछा जाता है। यूपीएससी में 2 बार पूछ चुका है यही सवाल, है ना। किन 2 भ्रंश घाटी के बीच में? तो ऊपर बिंद की श्रेणी, नीचे सतपुरा की श्रेणी, बीच से नर्मदा नदी। और सतपुरा और सतमाला के बीच में कौन सी बहती हैं? तो तापी नदी। दोनों समानांतर नदियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत ही दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती हैं। जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों में यह नदी गहरे गौर से बहती हुई, जहां यह तीव्र ढाल से गिरती है, वहां पर धुआंधार जलप्रपात एमपी में चंबल कहाँ पर है? जबलपुर के पास में है। तो वहाँ पर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो नर्मदा नदी करती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नर्मदा की सभी की सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा दोनी मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। अब तापी दोनी पर आ गए। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुरा के श्रृंखलाओं से हुआ है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। ऊपर सतपुरा है, नीचे सतमाला है, बीच से तापी नदी बहती है। इसकी दोनी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अरब सागर पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारतपुजा, पेरियार है। उन राज्यों के नाम बताइए जहां ये नदियां बहती हैं। आप जरा देख लीजिए कहां कहां पर ये नदियां बहती हैं। अब आ गए हम लोग गोदावरी दोनी पर। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है ये। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढाल से
1500 किलोमीटर है लंबाई। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका प्रवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी दोनी महाराष्ट्र नदी दोनी का 50%, गोदावरी का 50% कहाँ पर है तो महाराष्ट्र राज्य में है। उसके अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक में इसकी द्रोणी विस्तृत है। यही पूछ लेगा कि गोदावरी नदी की द्रोणी में निम्न से कौन कौन से राज्य आते हैं। सपने में भी बहुत सारे बच्चे नहीं सोचेंगे कि इसमें उड़ीसा राज्य भी शामिल होते हैं, क्योंकि गोदावरी के कुछ सहायक नदी उड़ीसा राज्य से भी बहकर जा सकती है वहाँ पर, इसलिए उड़ीसा राज्य भी किस में शामिल है तो गोदावरी नदी के द्रोणी में शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ें। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत ही बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा कहा जाता है। बड़े आकार और विस्तार के कारण पवित्रता के आधार पर कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, लेकिन दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है, गोदावरी को लंबाई चौड़ाई के आधार पर। दोनों का ध्यान रखेंगे। महानदी पर आ गए हम लोग। हीराकुंड बांध इसी पर बना है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से हुआ है। उड़ीसा से बहते बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में शामिल है। देखिए राज्य। अब इसी को मैं दे दूं ऑप्शन में कि महानदी द्रोणी में निम्न से कौन से राज्य शामिल हैं। मैं दे दूं आपको तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उसके बाद से मध्य प्रदेश, और फिर आपको दे दूं मैं झारखंड। तो बताइए कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश शामिल नहीं है गुरु, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कृष्णा नदी के दोनी पर आ गए। इस पर बहुत बड़ा बांध बना हुआ। कौन सा बांध बना हुआ, नागार्जुन सागर है क्या बांध, आप मुझे बताइएगा देखकर। महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकल कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। यूपीएससी इसकी सहायक नदी पूछ चुका है, यूपीपीएससी भी पूछ चुका है। ठीक है, तो बीपीएससी भी कोई भगवान नहीं है, वो भी पूछ सकता है। इसकी दोनी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से फैली हुई है। अब कावेरी नदी पर आ गए। कावेरी नदी दक्षिण भारत की 12मासी नदी है, क्योंकि इसको 2 मानसून से जल की प्राप्ति होती है। अब मास्टर ये क्या बोल रहा है, 2 मानसून कहाँ से होता है, एक ही मानसून तो होता है। एक मानसून दक्षिण पश्चिम वाला, और एक जिससे अभी तमिलनाडु में भारी वर्षा सुन रहे हैं आप, आए दिन नाव चल रही है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई। तो इसको पीछे दक्षिण पश्चिम मानसून से भी वर्षा प्राप्त होती है, और आगे की तरफ से जो अभी तमिलनाडु में मानसून हो रहा है उत्तर पूर्वी वाला, इससे भी इसको वर्षा की प्राप्ति होती है यहाँ पर। तो इसलिए 12मासी नदी है कावेरी। तमिलनाडु को कडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती और काबनी है। इसकी दोनी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तृत है। तीनों राज्यों में विस्तृत है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या आप जानते हैं भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर और कोलार स्वर्ण क्षेत्रों को प्रदान की जाती है। ये जो शिव समुद्रम जलप्रपात है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो आप मुझे बताएंगे भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, और इससे जो बिजली पैदा होती है, उस बिजली से इतने बड़े बड़े शहरों को बिजली मुहैया करवाई जाती है। आगे बढ़ जाएं। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ में बहती है। दामोदर, ब्रह्मानी, वैतरणी और सुवर्ण रेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अपने एटलस में इसकी स्थिति ज्ञात कीजिए। लेकिन कौन स्टूडेंट एटलस खोले भाई, किसको इतना पढ़ा है कि एटलस खोल कर देखेगा, है ना। सब तो बाकी शिक्षक महोदय ही करेंगे, कौन एटलस खोलेगा। एटलस क्या होता है बताइए। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है। केवल 3% स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग बर्फ़ के रूप में है। जो मीठा पानी है भी, उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल पर सारा मीठा पानी है, जो पिघलकर धीरे धीरे समुद्र में मिल रहा है। तो मीठे पानी की इसीलिए हमेशा किल्लत रहती है। झीलों के बारे में पढ़ लेंगे अब हम। अब यहीं से सवाल पूछा गया था आपसे 67वीं बीपीएससी में, जो पेपर लीक हो गया था। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, ये मीठे पानी की झील है। नाव वाले घर, और शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे। शिकारा नाव वाले घर को कहा जाता है। नाव पर जो घर बना होता है, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटक को आकर्षित करते। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थान पर भी गए होंगे। कोई नहीं गया है, बच्चे लोग घूमते कहाँ से, पढ़ने में ही उनका सारा समय चला जाता है ना। ये तो सच है भाई। और वहाँ गए होंगे, वहाँ नौकायन, तैराकी और अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया हो। पटना में तो गए हो, पटना में NIT घाट बड़ा फेमस हो रहा है। कल्पना कीजिए अगर कश्मीर, नैनीताल, दूसरे पर्यटन स्थलों पर झील नहीं होती। नैनीताल में इसी साल गया था, जून में गया था, और तब क्या उतना ही आकर्षित करते जितना आज करते हैं? बिल्कुल नहीं। बहुत सुंदर होती हैं झीलें। नैनीताल जाइएगा कभी घूमने को, स्वर्ग लगेगा आपको।
तब क्या उतना ही आकर्षित करते जितना आज करते हैं? क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? झील का बहुत महत्व होता है। देखिए, एक साइंटिफिक थ्योरी है जिसमें है कि अगर आप 15 मिनट तक किसी बहते हुए जल स्रोत को देखते हैं ना, या उसके किनारे बैठते हैं, तो आपकी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाती है। बहुत ही पॉजिटिव होता है एनर्जी। नदियों के किनारे, तालाब के किनारे, झील के किनारे जहाँ पर बहते हुए जल को अगर आप देखते हैं तो मेडिटेशन का काम करते हैं। ये सच है। गंगा नदी के किनारे बैठ जाइए, आपका कितना भी चिंता में होंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। क्यों? क्योंकि बहता हुआ जल वहाँ पर उपस्थित होता है। तो झील का भी यही महत्व होता है। दर्शनीय स्थल होते हैं, साथ ही साथ यह क्या होता है, उसके आस पड़ोस के मौसम पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं, है ना। पर्यटकों के लिए आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारकों को भी झील का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। जैसे पृथ्वी की सतह है, यहाँ पर बड़ा सा गड्ढा था, धीरे धीरे करके भर गया ये, अब ये झील बन गया, है ना। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर व अरल सागर। अरल सागर गायब हो चुका है, मृत सागर गायब हो रहा है धीरे धीरे, डेड सी, और कैस्पियन सागर बड़ा सा आकार का है अभी भी, है ना। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं। ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न हैं। अधिकतर झीलें अस्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है। जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क जो झील होते हैं उनकी बातें हो रही है। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमालय और बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदी और मानवीय क्रियाकलाप के कारण से हुआ है। एक विसर्प नदी वाले क्षेत्रों में काटकर गोखुर झील का निर्माण करते हैं। जैसे एक विसर्प बन रहा है, अब कुछ दिनों बाद ये इलाका कट गया तो ये झील बन जाता है ना। विसर्प झीलें, गोखुर झीलें, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील उदाहरण है लैगून के। समुद्र का ये इलाका है, समुद्र का थोड़ा सा पानी आकर स्थल में फंस गया तो ये लैगून बन जाता है। अंतर्देशीय भागों वाले झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के राजस्थान का सांभर झील, ये बरसात के मौसम में भर जाता है, बाकी मौसम में सूख जाता है। ये जो एक लवण जल वाली झील है, इस जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। सांभर झील का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी हैं। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमालय ने या कोई द्रोणी गहरी बनी जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी बांध बन गए और उनमें पानी जमा हो गया और इसके कारण से झील का पूरा पूरा निर्माण हो गया। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वूलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। भूगर्भ, पृथ्वी के अंदर की जो क्रियाएं हुई उसके कारण से जम्मू कश्मीर का वूलर झील का निर्माण होता है। वूलर झील आपको पता ही होगा। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक व बारापानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। ये सब के सब, भीमताल और नैनीताल तो अगल बगल का ही इलाका है, बहुत ही सुंदर जगह होता है ये। वो सब, ये लोकताल का इलाका दिखाया गया है आपको। ये सब क्या है? तो ये सब मीठे पानी की कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं। इसके अधिक जल विद्युत उत्पादन के नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है। जैसे गुरु गोविंद सागर बांध, भाखड़ा नांगल परियोजना जब बनाया गया उसके बाद गुरु गोविंद सागर बांध का निर्माण हो गया, क्योंकि बांध जो पानी घेरता है तो वो भी एक तरह से झील का निर्माण हो जाता है। जैसे टिहरी के पास में टिहरी झील का बड़ा सा निर्माण हो गया, उसी प्रकार से झील मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। किस किस प्रकार से होती हैं? तो ये पर्यटन का भी काम करती हैं और बहुत सारे तरह से मदद करती है। पीने के पानी का भी स्रोत हो सकती हैं, मछली पालन के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, एग्रीकल्चर के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, और पर्यटन के लिए तो होता ही है। नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या क्या महत्व होता है भाई? तो संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और प्राचीन काल से ही लोग आकर्षित करते रहे हैं ये, और बहुत सारे चीज़ों के लिए यूज होता है। सिंचाई के लिए, नौ संचालन, जल विद्युत के निर्माण के लिए, पीने के पानी के लिए, पर्यटन के लिए और परिवहन के लिए, हर चीज़ के लिए नदियों का उपयोग होता है अर्थव्यवस्था में। नदियों का प्रदूषण कैसे हो रहा है? तो जो प्लास्टिक के कचरे से लेकर बहुत सारे कचरे को हम क्या करते हैं, नदियों में फेंक देते हैं, जिससे प्रदूषण होता है। और इसी से बचाने के लिए हमने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना शुरू किया था। गंगा कार्य योजना के क्रियाकलापों का पहला चरण 1985 में आरंभ किया गया। 31 मार्च 2000 को इसको बंद कर दिया गया। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति ने गंगा जल कार्य योजना के प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा की। ये हमारे काम का नहीं है, बहुत पहले की एक योजना चलाई गई थी गंगा जल के लिए। बाकी नदी का प्रदूषण क्या होता है आपको पता ही होगा। क्या होता है कि नदियों में बाहर से जब हम चीज़ों को डाल देते हैं, अब प्लास्टिक हो सकता है, शहर के पानी हो सकते हैं, सेप्टिक पानी हो सकते हैं, नाले के गंदे पानी हो सकते हैं, फैक्ट्रियों का हो सकता है, इंसानी मल हो सकते हैं, सब कुछ हम प्रवाहित करके गंगा नदी में या बाकी नदियों में छोड़ देते हैं, तो उससे नदियाँ क्या हो जाती, प्रदूषित हो जाती हैं। उसके बाद आप इन सवालों को ज़रा हल करने की, लिखने की आप कोशिश कीजिएगा कम से कम, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, लिखना सीखना है तो प्रैक्टिस कीजिए। आप कोई बच्चे नहीं है कि आपको कोई उंगली पकड़ कर सिखाएगा। मुझे भी किसी ने नहीं सिखाया, मैं भी तो सरकारी स्कूल से ही पढ़ा हूँ, मध्य विद्यालय से पढ़ा हूँ, मैं भी कन्या विद्यालय से पढ़ा हूँ।
तो कोई आपको सिखाने नहीं आता है जब तक आप खुद से नहीं सीखते हैं चीज़ों को। तो सीखिए चीज़ों को, गलती करेंगे कोई बात नहीं तो फिर सीखिए, समय है तो उसका फ़ायदा उठाएंगे ना। ये रूटीन बनाने और गाइडेंस में ही सारा समय निकल जाएगा आपका। समझिएगा मेरी चीज़ों को मैं क्या कह रहा हूँ। जब तक खुद से हाथ पैर नहीं चलाएंगे दुनिया में कोई आपकी मदद नहीं करेगा। तो जब तक आप खुद से इसको नहीं लिखना शुरू करेंगे तब तक आपको मैं भी मदद नहीं कर पाऊँगा। इसलिए इनको चैप्टर पढ़ा दिया, अब इन सवालों को लिखिए। स्कूल में जब 5वीं 6ठी 7वीं में थे तब भी तो हम यही करते थे। चैप्टर गुरुजी ने पढ़ा दिया, अब इसके आंसर राइटिंग करना होता था। स्कूल में मास्टर सरकारी स्कूलों की बात करो, नहीं तो मारते थे अगले दिन छड़ी से। तो ये तो लिखना आपको आना ही चाहिए। ये भी अगर नहीं आ रहा है तब तो बेसिक चीज़ें आपकी अच्छी नहीं है। बेसिक कम से कम अच्छा होना चाहिए। चैप्टर पढ़ लिया, अब इन सवालों के ज़रा आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। गूगल सर्च कीजिए, किसी भी तरह से बस लिख दीजिए। पहली बार इंट्रो कंक्लूजन मत पढ़िए, पहली बार बस लिख दीजिए उसका आंसर, है ना। चलिए अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अगर मोटिवेशन के चक्कर में कुछ गलत बोल गया हूँगा तो उसके लिए सॉरी। बाकी मैंने अच्छे मोटिव से ही बोला है, आप ही के लिए बोलता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।